Assalamu alaikum and welcome back to another lecture of chapter number 3, that is motion of first year physics. And as I got free from my exams today, so from now on we will try to recover all the loss that we have made in these past days, and also we will try to get back to the same routine that we had before my exams. So without wasting any further time, let's move towards the topic of this lecture, that is laws of motion. And the number of this lecture is lecture number 2, and we have 3 laws of motion given by Newton. So first of all we will discuss about the first law of Newton, and according to the statement of this law, a body at rest or moving with uniform velocity will continue this state until or unless acted upon by an external force. इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपके पास ये स्टेट, और आपके पास एक्सटर्नल फोर्स, और एक और चीज़ इससे निकल के आएगी जो कि आपके पास इनर्शिया कहलाती है। इसके लॉ को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे लॉ आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे इसी लॉ के बारे में। अगर इस लॉ के अंदर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई, इनर्शिया और एक्सटर्नल फोर्स, तो ये सारे का सारा लॉ आपको खुद ब खुद जो समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट आपकी डिफरेंट नोट्स के अंदर आपको डिफरेंट वर्डिंग मिलेगी, लेकिन जो पीछे कॉन्सेप्ट होगा या जो पीछे बात होगी वो यही वाली होगी। चाहे कौन सी भी वो जो है वर्डिंग यूज़ करें, बात उसके अंदर यही वाली होगी। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि अ बॉडी एट रेस्ट। सबसे पहले तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें, स्टेट क्या चीज़ होती है, तो स्टेट आपके पास अगर इसका उर्दू के अंदर आप मतलब निकालो तो स्टेट का मतलब कि हालत। और हमारे पास फिज़िक्स के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट्स होती हैं, या तो कोई बॉडी रेस्ट के अंदर होती है, रेस्ट की हालत में होती है, या फिर वो मूव कर रही होती है यानी कि मोशन के अंदर होती है। और ये रेस्ट और मोशन क्या चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने जो है अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी भी होंगी। रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, पोजीशन अगर कोई बॉडी अपनी चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या कि वो रेस्ट के अंदर है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या कि वो मोशन के अंदर है। एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड होगी, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या फिर एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। ये चीज़ आप लोगों ने जो अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ी होगी और समझी भी होगी कि ऑब्जर्वर का होना या फिर सराउंडिंग को या फिर एनवायरनमेंट को कंक्लूड करना इसके अंदर, इंक्लूड करना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग स्टेट्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वर, इसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझें, मतलब ये नहीं, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी भी बॉडी की स्टेट को बताना कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसके लिए ऑब्जर्वर का होना लाजमी है। या फिर किसी सराउंडिंग के हिसाब से हम बताते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है या फिर मोशन के अंदर है। एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को जो समझने की कोशिश करते हैं और आपको जो ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टेट वाला जो मामला है या फिर रेस्ट और मोशन वाला जो मामला है वो आपको समझ में आ जाएगा। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बस है और ये उसका टॉप व्यू है, बस का टॉप व्यू है। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ये आपके पास पहला बंदा हो गया, ये आपके पास दूसरा बंदा हो गया, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आपके पास तीसरा बंदा हो गया। और ये जो बस है ये मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और ये बंदा इस बस को ऑब्जर्व कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वाला जो बंदा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड वाला पर्सन, बताओ कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसकी स्टेट क्या है। अकॉर्डिंग टू सेकंड बंदा, ये जो आपके पास सेकंड वाला बंदा है, इसके मुताबिक
अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 वाला जो है बंदा, इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट क्या है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा कि सेकंड वाला बस के अंदर ही बैठा हुआ है, फर्स्ट वाला भी बस के अंदर बैठा हुआ है, दोनों अपनी अपनी सीटों के ऊपर जो बैठे हुए हैं और गाड़ी मूव कर रही है। तो जवाब ये आएगा कि ये जो फर्स्ट वाला बंदा है सेकंड वाले के हिसाब से रेस्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि दोनों सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और इसके हिसाब से जो ये बंदा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपनी, तो इसका मतलब क्या कि इसके हिसाब से क्या होगा, ये बंदा रेस्ट में होगा। सेकंड वाले की इस अकॉर्डिंग टू सेकंड, फर्स्ट वाले की जो हमारे पास स्टेट है वो क्या है, रेस्ट है, यानी कि वो रेस्ट के अंदर है। अगर इसे आप ऑब्जर्वर बनाओ या फिर इसके लिहाज से देखो कि ये वाला बंदा रेस्ट के अंदर है या मोशन के अंदर है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ अकॉर्डिंग टू बंदा नंबर 3 जो कि रोड के इस तरफ खड़ा हुआ है और इस बस को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, मूव होते हुए देख रहा है इसको, और इससे पूछा जाए कि बताओ ये जो आपके पास फर्स्ट वाला बंदा है, जो आपके पास फर्स्ट वाला बंदा है, इसकी स्टेट क्या है, ये रेस्ट के अंदर है या फिर मोशन के अंदर है। तो ये वाला जो बंदा है, लाजमी सी बात है, ये क्या बोलेगा कि ये जो फर्स्ट वाला बंदा है ये मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? दोनों के दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बंदा है इसके हिसाब से बंदा मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या कि वो रेस्ट में है। और अगर इससे पूछो आप या इसको देखो और इसके मुताबिक इस वाले की स्टेट को आप डिफाइन करो, तो लाजमी सी बात है वो मोशन में होगा, क्योंकि उसको पूरी बस मूव होती हुई नज़र आ रही है। तो बस के अंदर ये वाला बंदा भी बैठा हुआ है, तो ये बोलेगा कि ये तो हमारे पास जो है वो मोशन के अंदर है। तो इसलिए बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन या फिर सिंपली स्टेट को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का होना लाजमी है। इसी तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी ली होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी हम लोग कोई एक बंदा जो कि अर्थ के ऊपर है, वो मोशन के अंदर है या फिर रेस्ट के अंदर है, तो रेस्ट को डिफ़ाइन करना या फिर मोशन को या फिर स्टेट को डिफ़ाइन करना कभी भी जो है वो इस स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए आपको हमेशा ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। आपसे अगर कोई पूछे कि इस बंदे की स्टेट क्या है, तो ये सवाल अधूरा होता है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे या फिर मैं पूछूं कि बताओ हम लोग यहाँ अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, हम रेस्ट में हैं, मोशन में हैं, तो मेरा सवाल ही अधूरा है। आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। आप लोगों को ये बात पूछनी चाहिए कि बताओ किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वर कौन है। अगर कोई बंदा चांद के ऊपर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है या फिर आप उसके हिसाब से पूछ रहे हो, तो उसके हिसाब से तो हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है स्पिन भी कर रही है और सन को जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है, ऑर्बिट भी कर रही है। लेकिन अगर कोई बंदा अर्थ के ऊपर है और मेरे साथ ही खड़ा हुआ वो, तो उसके हिसाब से जो है वो मैं रेस्ट के अंदर हूँगा। तो ऑब्जर्वर का होना लाजमी होता है स्टेट को बताने के लिए, यानी कि रेस्ट और मोशन को बताने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट को हमने समझ लिया कि स्टेट क्या होती है, एक रेस्ट होती है और एक मोशन होती है। अब अगर इसकी स्टेटमेंट के ऊपर जाएँ तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि एक बॉडी जो कि रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, कोई बॉडी या तो रेस्ट के अंदर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों एक ही बातें हैं। रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, विल कंटिन्यू दिस स्टेट, वो अपनी इस वाली हालत को भी, अगर रेस्ट में पड़ी हुई है तो इस वाली हालत को, इस वाली स्टेट को, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो इस वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। अगर रेस्ट में तो वो अपनी रेस्ट वाली हालत को, रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन वाली जो आपके पास स्टेट है इसे कंटिन्यू रखेगी। कब तक? अनटिल और अनलेस, कब तक कि जब तक एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक उसके ऊपर जो कि बॉडी रेस्ट के अंदर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। इसके आगे टू चेंज इट्स स्टेट भी आएगा और आपको डिफरेंट वर्डिंग भी मिलेंगी डिफरेंट नोट्स के अंदर, लेकिन जो कॉमन चीज़ है इसके अंदर या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला होगा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो क़यामत तक रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसको, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है,
तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही करती रहेगी क़यामत तक या फिर आखिर तक। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसको रोकने के लिए या फिर उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रेस्ट वाला तो समझ में आता है कि फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है या फिर कोई भी एक चीज़ जो है वो हमारे पास रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। ये तब तक रेस्ट के अंदर रहेगी कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि इसको मोशन के अंदर लेके आने के लिए। ये वाली बात तो समझ में आती है, ये वाली तो सारों को समझ में आ जाएगी। कन्फ्यूजन जो होगी वो यहाँ पे होगी। और आप अगर सोचो तो आपके जहन में सवाल भी आएगा, क्योंकि मेरे जहन में भी आया था, तो वो तभी हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और पहले बेसिकली हम लोग इसको मैट्रिक के अंदर डिस्कस कर भी चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी जो है वो दिमाग में जो हमें कन्फ्यूज़ करती है। वो कैसे कि यहाँ पे हमें क्या बता रहा है ये वाला लॉ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसे रोकने के लिए। लेकिन डेली लाइफ के अंदर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, डेली लाइफ के अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं। फ़र्ज़ करो कि मैंने एक बॉल जो फेंकी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो थी मूव कर रही थी आगे इस तरह से। या फिर अगर जनरली हम लोग देखें तो हम बॉल फेंकते हैं या फिर कोई सी भी चीज़ जो ये इस तरह से जो फेंकते हैं, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, ये मूव कर रही है और यहाँ पे जो आपके पास रेस्ट में आ जाती है। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। तो ये लॉ तो यहाँ पे हमें फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रेस्ट में क्यों आ रही है? इस लॉ ने तो हमें ये बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक? कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। तो यहाँ पे तो ये वाला लॉ हमें फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसे गौर से देखो, और काफ़ी सारों को पता भी होगा कि यहाँ पे भी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है, तभी ये जो है ये रेस्ट के अंदर आई है। और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है इस केस के अंदर? फ्रिक्शन। वो वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस केस के अंदर कौन सी होती है? फ्रिक्शन की फोर्स। ये बेसिकली हम लोग पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। और आप लोगों के जहन में भी, या फिर आप लोगों के जहन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया होगा तो आप लोगों ने टीचर से किया होगा अपने, तो उन्होंने भी यही बताया होगा कि डेली लाइफ के अंदर जो हम लोग चीज़ें देखते हैं वो मूव होते होते जो खुद रुक जाती हैं। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग रोड और इस बॉल के दरमियान से फ्रिक्शन हटा दें तो वो मूव ही करती रहेगी। और कब तक मूव करती रहेगी? आखिर तक। मतलब जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए इसको रोकने के लिए, वो तब तक मूव ही करती रहेगी। तो फ्रिक्शन है यहाँ पे कि जो इस बॉडी को रोकती है। अच्छा, इस वाले लॉ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, दो चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं। और एक और चीज़ भी यहाँ पे हमें जो है वो समझनी है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। चलें, यूनिफॉर्म मोशन और जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले समझ लेते हैं और फिर इन दोनों को जो है समझेंगे। अच्छा, रेस्ट का तो समझ में आ गया होगा सबको। आपने इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पढ़ी होंगी। बेसिकली इक्विलिब्रियम जो बना था वो इसी लॉ के बाद या फिर इसी लॉ के ऊपर जो बना हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या था? इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी ऑल्टर कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम के अंदर अगर कोई बॉडी है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर कंटिन्यू रहेगी, इक्विलिब्रियम के अंदर ही मौजूद रहेगी। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। क्योंकि इक्विलिब्रियम हमें पता है कि दो सूरतों में होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कि रेस्ट। और रेस्ट तो हमें समझ में आता है कि भाई कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो रेस्ट में है किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो वो रेस्ट के अंदर है। अब यूनिफॉर्म मोशन वाली जो बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मोशन से क्या मुराद? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई मूव कर रही है तो इससे क्या मुराद? वो कैसे जो है वो आपके पास हमारे पास जो है वो मूव करती रहेगी। और कैसे मूव करती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन। इसकी जो एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन, इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या, हालांकि फोर्स तो इसके अंदर भी लग रही होती है। अगर इसकी एग्जांपल देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, या फिर आपके जहन में आ रहा होगा इस चीज़ को देखने के बाद कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो बॉडी मूव ही करती रहेगी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए इसके ऊपर उसको रोकने के लिए। तो आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो लाजमी सी बात है वो फोर्स की वजह से मूव कर रही होगी। ऐसे कैसे मूव कर रही है? फोर्स की वजह से ही तो मूव कर रही होगी, तो उसके ऊपर तो पहले से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग रही है।
तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और तब भी हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो है वो मूव करती रहेगी। या फिर यहाँ पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है और उसके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल, ये वाला जो लॉ में क्या बता रहा है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो और वो मूव करती रहेगी कब तक कि जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो मूव कैसे कर रही है, मूव करते हुए भी तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को समझने का जो है वो आपके पास एक यहाँ पे जो हमें पहले यूनिफॉर्म मोशन को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है। आपने इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, कि इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है उसके अंदर ये होता है कि आपके पास फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही होती है, उनका सम आपके पास जीरो के इक्वल आना चाहिए। और वो बात आपको रेस्ट के अंदर समझ में आ जाता है कि फर्ज करो कि आपके पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फोर्स जो है यहाँ से लग रही है और एक फोर्स जो है यहाँ से लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी जो है रेस्ट के अंदर है, फोर्सेस तो लग रही हैं। और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो हर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है। अर्थ हमेशा हर किसी भी बॉडी, अगर फर्ज करो कि यहाँ पे जो है वो आपके पास कोई एक बॉडी पड़ी हुई है तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो फोर्स तो इसके ऊपर भी लग रही है। यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जब तक नहीं लगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो ये फोर्स लग तो रही है, लेकिन ये बैलेंस फोर्स है। ये वाली कौन सी फोर्स है? बैलेंस फोर्स है। ये आपके पास वेट है और ये जिस टेबल के ऊपर पड़ी हुई होगी उसकी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स भी तो इसके ऊपर लग रही होगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेसिकली इसे हम लोग अपडेट कर देते हैं और ये अनबैलेंस फोर्स, इसका मतलब क्या कि अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर इसे आप लोग नेट फोर्स भी बोल सकते हो, नेट फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स से मुराद कि अनबैलेंस फोर्स या फिर नेट फोर्स। अगर ये किसी बॉडी के ऊपर लगेगी तो तब उसकी स्टेट के अंदर चेंज आएगा। ये क्या है? बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब कि आप इसे टेबल से हटा दो और यहाँ पे फर्ज करो कि ये पड़ी हुई है, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो कि इसकी वेट की फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो अब इसकी स्टेट चेंज होगी। फर्ज करो कि यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, रेस्ट के अंदर है, जैसे ही छोड़ा एक ही फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ये मोशन के अंदर चली जाएगी, रेस्ट से मोशन के अंदर चली जाएगी। अच्छा, ये तो रेस्ट वाला तो हमने देख लिया। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग एक दो एग्जांपल देखें, बेसिकली ये भी हमने डिस्कस की हुई है सारी चीज़ें, हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये वाली चीज़ जो है हमने डिस्कस की हुई थी वहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन कब होती है। यूनिफॉर्म मोशन फर्ज करो कि कोई एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है। इसने शुरुआत में मूव करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट हुई और आस्ते आस्ते करते करते इसने कोई एक वेलोसिटी जो है वो अटेन की। और उसके बाद जो ड्राइवर था उसने जो एक्सेलरेटर है वो वहाँ पे दबा के रख दिया, मतलब उसको जो है वो अब गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब आती है बॉडी के अंदर? कि जब आपके पास दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, या फिर जो बॉडी है वो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो, तब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन वाला केस आता है। क्या हो कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस गाड़ी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक इसका इंजन ऊपर की आगे की तरफ इसको खींच रहा होगा, लगा रहा होगा, ये फ़र्ज़ करो कि इंजन की फोर्स है। और एक जो फोर्स है वो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो कि टायर और रॉड के दरमियान होती है। और यूनिफॉर्म मोशन की जो कंडीशन है उसके अंदर ये चीज़ लाजमी होगी कि जो फोर्स की इंजन की जो फोर्स है हमारे पास, इंजन की जो फोर्स है वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स के बराबर होगी, तभी ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ये वाली होती है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन, कि जब आपके पास दोनों फोर्सेस या जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही हों वो बैलेंस हो जाए और बॉडी मूव कर रही हो, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इस केस के अंदर जो है बॉडी मूव ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं। कब तक? कि जब तक इसके ऊपर आप कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाओ। अनबैलेंस का मतलब कि या तो इसको ज़्यादा कर दो या तो इसको इस वाली फोर्स को जो है ज़्यादा कर दो। ब्रेक लगा दो, ब्रेक से क्या होगा, फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो गाड़ी की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो आस्ते आस्ते कम होते होते जो रेस्ट में आ जाएगी। तो अनबैलेंस आपको करनी पड़ती है फोर्स। बैलेंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है ये मूव करिए। इसकी एक और एग्जांपल भी है, उससे हम लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे और कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार गाड़ी हम लोग जो है फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स का जो सम है वो ज़ीरो कैसे आ रहा है, या फिर ये दोनों फोर्सेस जो बैलेंस कैसे हो रही हैं।
बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसे जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो आगे जहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर शायद आखिर में आएगी, तो वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, जो कि पैराट्रूपर या पैराशूटर वाली एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाज़ से जो पैराशूटर होते हैं वो जंप लगाते हैं और वो नीचे आ रहे होते हैं, कुछ सेकंड तक वो पैराशूट नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी अटेन करना चाह रहे होते हैं। ये आपके पास जो प्लेन है फ़र्ज़ करो, और यहाँ से जो किसी पैराट्रूपर ने जंप किया और आस्ता 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 करते करते वो यहाँ तक पहुँचा, और उसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता चेंज होती गई, बढ़ती गई, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। ग्रेविटी जो है वो उसको खींच रही होगी, जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उससे वो आस्ता 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 नीचे जा रहा होगा, और उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर कितनी बढ़ रही होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड के अंदर 19.6, तीसरे सेकंड के अंदर और बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो अपनी वेलोसिटी को जो है आस्ता आस्ता इंक्रीज़ कर रहा होगा, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी इतनी आ जाएगी कि उसे लगेगा कि मतलब मैं इतनी वेलोसिटी से अब मूव करना चाह रहा हूँ नीचे, वो डायरेक्ट अपना पैराशूट जो है वो खोल देगा। जब उसकी डिज़ायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो नीचे जाना चाह रहा होगा, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो नीचे जाना चाह रहा होगा, जब उसकी वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब शुरू में 0 फिर 1, अगर एग्जांपल से समझे, शुरू में 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब इसने बोला नहीं मुझे 4 से ही नीचे जाना है, तो क्या करेगा ये कि ये अपना पैराशूट जो है वो खोल देगा। और पैराशूट खोलने से क्या होता है? जब ये पैराशूट खोलेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो कौन सी लग रही होगी? नीचे वेट की फोर्स शुरू में, जो इसे एक्सेलरेट करवा रही होगी बेसिकली। अब शुरू में ये प्लेन के अंदर किस में था? रेस्ट के अंदर था। इसे जंप लगाई, जो ग्रेविटी की फोर्स है ये, फिर जो इसकी वेट की फोर्स है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, उसकी स्टेट को जो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है, इसकी वेलोसिटी को आस्ता आस्ता चेंज करती जा रही है। अब इसने क्या किया कि पैराशूट खोल लिया। पैराशूट से क्या हुआ कि एक अपथ्रस्ट की फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगी, एक अपथ्रस्ट की फोर्स जो कि बेसिकली एयर होती है, एयर ने जो है वो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगा दी इसके ऊपर। अब होता क्या है कि ये जो अपथ्रस्ट है और ये जो वेट है, ये जैसे ही पैराशूट खोलता है ये दोनों बराबर हो जाती हैं। वेट की फोर्स और अपथ्रस्ट की फोर्स ये दोनों की दोनों बराबर हो जाती हैं। और पैराशूट खोलने से पहले या फिर उस मोमेंट के ऊपर जितनी भी इस बॉडी की वेलोसिटी होती है, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर ये आस्ता 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 नीचे आता रहता है। मतलब इसकी वेलोसिटी फिर एक्सेलरेट नहीं होती, ये उसी वेलोसिटी से जो है वो नीचे आता रहता है, और वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से भी जो है वो हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन कब होती है? जब आपके पास जो है वो फोर्सेस जितनी भी किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं वो बैलेंस्ड हों। अब अगर इसकी मोशन को हम लोग चेंज करना चाहें, इस यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग चेंज करना चाहें, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स या फिर नेट फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये अपनी उसी मोशन को बरकरार रखेगा कब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो ये हमारे पास जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और हमने जो है वो इस लॉ को भी काफ़ी अच्छा खासा डिटेल के अंदर जो है वो जाके समझ लिया कि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही पड़ी रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, इसका मतलब क्या कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो अपनी उस स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट वाली हालत को बरकरार रखेगी, कब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम लोग अनबैलेंस फोर्स या फिर नेट फोर्स भी बोलते हैं, वो ना लगाई जाए कि उसकी स्टेट को चेंज किया जाए। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो उस स्टेट को बरकरार रखेगी कब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, या फिर इसे हम लोग बैलेंस फोर्स भी बोलते हैं या फिर इसे नेट फोर्स भी बोलते हैं, कि वो उसके ऊपर ना अप्लाई की जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अच्छा, अब इस लॉ से हमारे पास दो चीज़ें सामने आती हैं। एक जो है वो आपके पास इनर्शिया है, और एक जो है वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स या फिर जिसे हम लोग नेट फोर्स वगैरह भी बोलते हैं। अच्छा, अब अगर इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया पहले भी हम लोग जो है वो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज़ होती है ये? प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी बॉडी की, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन
स्टेट। आपके पास इनर्शिया क्या होता है? वो खसूसियत होती है या फिर वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, बल्कि हर बॉडी की जिसके अंदर मास हो, हर मटेरियलिस्टिक बॉडी की के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि क्या करती है? रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को कि जो स्टेट के अंदर आ रहा हो। फ़र्ज़ करो कि कोई बॉडी है वो रेस्ट में पड़ी हुई है, कोई बॉडी है वो रेस्ट में पड़ी हुई है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस बॉडी के पास होगी, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो इस बॉडी के पास होगी, जो हमेशा हमेशा रेजिस्ट करेगी कि जब भी इसके अंदर चेंज आ रहा होगा, जब भी इस बॉडी की स्टेट चेंज हो रही होगी। स्टेट कैसे चेंज होती है? रेस्ट से मोशन, और या तो मोशन से रेस्ट, ये दोनों चीज़ें जब भी हो रही होंगी, इनर्शिया वहाँ पे जो है वो अपना काम दिखाएगा। ये हमेशा जब भी आप किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके जा रहे होगे, इनर्शिया जो है वो वहाँ पे आखिरी दम तक रेजिस्ट करेगा उसको, मतलब उसको चेंज नहीं होने देगा। और ये हर मटेरियलिस्टिक बॉडी के पास होती है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस मूविंग बॉडी को रेस्ट में अगर आप लेके आना चाह रहे हैं तो तब भी जो इनर्शिया ये आपका रेजिस्ट करेगा, ये उसे मोशन से रेस्ट के अंदर नहीं आने देगा। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। और अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एग्जांपल क्या कि आप लोग जो बाइक चलाते होंगे, काफ़ी सारे अगर लड़कों की बात करें तो बाइक चलाते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग रेस्ट के अंदर होते हो और अचानक से जो आप लोग मोशन के अंदर जाना चाह रहे होते हो, कभी करके देखना, क्लच पकड़ो बाइक का, गियर लगाओ और अचानक से जो है वो मोशन के अंदर जाने की कोशिश करो। क्लच डायरेक्ट छोड़ना और रेस दे देना, क्या होगा? क्लच डायरेक्ट छोड़ो और रेस दे दो, सबको पता है क्या होगा। बाइक जो है यूँ करके उछल जाएगी, या फिर विली लग जाएगी, या फिर आपको एक बहुत ज़ोर का जो वो झटका लगेगा पीछे की तरफ। तो वो इनर्शिया होता है कि जो डायरेक्ट अगर आप चेंज कर रहे हो अपनी स्टेट को रेस्ट से मोशन में, तो वो रेजिस्ट करेगा। और वैसे भी अगर आप आस्ते आस्ते भी छोड़ो तो आपको पीछे की तरफ जो है एक झटका लगता है। जब आप लोग जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हो तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है, तो वो इनर्शिया होता है कि जो आपकी स्टेट को चेंज नहीं होने दे रहा होता। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे इनर्शिया को जो है वो ओवरकम कर जाती है, तो इसलिए फिर जो स्टेट आस्ता आस्ता चेंज होती जाती है आपकी। और एक और एग्जांपल ये वाली कि मोशन से रेस्ट में आना, तो आप काफ़ी तेज़ी से जो है वो मूव करो बाइक के ऊपर और अचानक से ब्रेक लगाओ। या फिर आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक फास्ट मूविंग बाइक या फिर एक फास्ट मूविंग कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, फ़र्ज़ करो कि 100 या 110 या 120 की स्पीड से आ रही है और अचानक से वो वहीं पे रुक जाए, जिस पॉइंट के ऊपर वो ब्रेक लगाए उधर ही रुक जाए। ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा आपने। बल्कि क्या होता है कि अगर इतनी तेज़ गाड़ी आ रही होती है, भले ही आप जितनी भी टाइट ब्रेक लगा लो, जितनी भी आप जो है वो मजबूत किस्म की ब्रेक लगा लो, गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही जाके रुकती है। तो वो क्या होता है कि इनर्शिया आस्ता 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 जो है वो आपको हर पॉइंट के ऊपर रेजिस्ट कर रहा होता है, रेस्ट में नहीं आने दे रहा होता। तो यही आपके पास जो है इनर्शिया होता है। और अगर गर्ल्स वगैरह की बात करें तो आप लोग गाड़ी वगैरह में तो बैठे होंगे, तो गाड़ी जब ड्राइवर स्टार्ट करता है, जब वो एक्सीलरेट करता है, आप पहले रेस्ट के अंदर होते हो, जैसे ही गाड़ी जो है वो स्टार्ट होती है तो आप लोगों को भी जो है एक जर्क पीछे की तरफ महसूस होता होगा कि जब मतलब अब जो है वो आप लोग क्या कि रेस्ट से मोशन के अंदर जा रहे हो, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगेगा। वो बेसिकली आपका इनर्शिया होता है कि जो आपको रेजिस्ट कर रहा होता है कि आप रेस्ट से मोशन के अंदर चले जाओ। और जब ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगते वक्त भी आपको आगे की तरफ जो है एक जर्क महसूस होता होगा, और वो भी इनर्शिया है कि जो आपको मोशन से जो रेस्ट के अंदर नहीं आने दे रहा होता, बल्कि रेजिस्ट कर रहा होता है कि ये वाली जो स्टेट है ये चेंज ना हो। और भी काफ़ी सारी एग्जांपल है कि आप कभी भी आपने जो है वो ऐसा नहीं देखा होगा कि फास्ट मूविंग बस से कोई बंदा जो है वो छलांग लगाए और छलांग लगाते सहत ही वहीं पे खड़ा हो जाए, जंप करे किसी फास्ट मूविंग बस से, और जिस पॉइंट के ऊपर उसने जंप किए वहीं पे अचानक से जो है यूँ करके खड़ा हो जाए। बल्कि क्या होता है, बस जा रही है और आप जो है वो बस से जो वो उतरो और उतर के उसी पॉइंट के ऊपर खड़े होने की कोशिश करना, गिर जाओगे, बहुत ज़ोर का गिरोगे, बहुत गंदी लगेगी आपको। यहाँ पे फास्ट बस जा रही है और आप जो है वो डंडा पकड़ के बस के साथ साथ ना भागो, बल्कि उधर ही रुकने की कोशिश करो। आपको एक बहुत
ज़ोर का जो झटका लगेगा आगे की तरफ और आप जो है वो गिर जाओगे। बल्कि होता क्या है कि हम लोग कैसे उतरते हैं कि जिस पोजीशन के अंदर या जिस डायरेक्शन के अंदर गाड़ी जा रही होती है, बस जा रही होती है, डंडा पकड़ते हैं, बस से जो है वो जंप करते हैं और कुछ जो है वो हम लोग देर तक बस के साथ भागते हैं ताकि आस्ता आस्ता करके हम लोग इनर्शिया को जो है वो अपना ओवरकम करें। अगर डायरेक्ट ओवरकम करोगे तो इनर्शिया इतना ज़्यादा जो है वो आपको जर्क महसूस करवाएगा कि आप जो है वो आगे की तरफ जाके गिर जाओगे। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पास इनर्शिया की एग्जांपल है। और ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि जो स्टेट चेंज होने से रोकती है। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए ये लॉ जो है बनाया गया है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट के अंदर ही हो। ये क्या है? बेसिकली इनर्शिया। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए या फिर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही करती रहेगी। कब तक? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तभी इसके लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, अब अगर दूसरी चीज़ के ऊपर जाएं जो कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स एक ऐसा एजेंट है विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडीज। फोर्स एक ऐसा एजेंट है कि जो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ बॉडीज़ को। अगर वो रेस्ट के अंदर है तो उसे मोशन के अंदर ले जाता है, अगर वो मूव कर रही है तो उसे अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप उस पर लगाओगे तो वो ऐसा ऐसा रुक जाएगी या फिर रेस्ट के अंदर आ जाएगी। मतलब ये कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स, जो तीनों चीज़ें जो इस ये हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर जिस सेंस में आ रही है वो एक ऐसा एजेंट है या फिर एक ऐसी चीज़ है कि जो बेसिकली इक्विलिब्रियम से बॉडी को चेंज करवा देता है और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लेके चला जाता है या फिर बॉडी को जो है वो एक्सेलरेट करवा देता है। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर बॉडी को एक्सेलरेट करवा देता है या फिर बॉडी की वेलोसिटी चेंज करवा देता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेरिएबल वेलोसिटी पे ले जाता है या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज करवा देता है या फिर सिंपल लफ्ज़ों के अंदर चेंज कर देता है स्टेट ऑफ बॉडीज़। रेस्ट है तो रेस्ट से मोशन में, मोशन है तो मोशन से रेस्ट के अंदर। तो ये आपके पास जो है वो पहला लॉ था, लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो कि मोशन के लिए था, और इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसी तरह फिर इसके जो दूसरे लॉज हैं वो थोड़े बहुत जो है वो आसान है, उन्हें भी जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये बेसिकली इसी फर्स्ट लॉ को फॉलो अप करते हुए जो है वो डेवलप किया गया होगा, क्योंकि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें पहले वाले लॉ से ही मिला था। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसकी भी वर्डिंग वगैरह जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगी डिफरेंट नोट्स के अंदर, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही वाला होगा जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि व्हेनेवर फोर्स is applied on a body, कि जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। उस बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है या फिर उस बॉडी की स्टेट चेंज होने लग जाती है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं। जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है किसी बॉडी के ऊपर, वो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो जाती है या फिर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। दिस प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and inversely
प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये आपके पास जो है वो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और ये क्या बता रही है कि जब भी फोर्स लगाई जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर उसकी बॉडी जो है उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उस बॉडी के अंदर, उसके दो रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिकली दो रिलेशन इस वाली स्टेटमेंट से हमें मिलते हैं कि जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स के साथ जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन या फिर इन्वर्स रिलेशन क्या होता है ये हमने काफ़ी बार जो है वो डिस्कस किया हुआ है। और इन्वर्स रिलेशन है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मास के साथ। तो एक जो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन जो है वो हमें ये मिला कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी। ये आपके पास दो चीज़ें जो आपको इस स्टेटमेंट से मिली, या फिर आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है वो एक्सेलरेट करती है, जो एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट रिलेशन के साथ होती है फोर्स के साथ, और इन्वर्स रिलेशन के साथ होती है मास के साथ। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है ये हमने जो है वो काफ़ी बार जो डिस्कस किया हुआ है, तो बार बार इसकी डिटेल में जाना जो है वो यहाँ पे फजूल होगा। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, आम लफ्ज़ों के अंदर। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, चीनी और मिठास। चीनी और मिठास की जो है वो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन की एग्जाम्पल है। जितनी चीनी डालोगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा आपका जो खाना है, या फिर आपकी जो चाय फ़र्ज़ करोगे चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर जितनी चीनी डालोगे वो उतनी ज़्यादा मीठी होगी। तो चीनी और जो मिठास है इनका डायरेक्ट रिलेशन है, एक के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो। फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो एक ये टॉफ़ी सी है या फिर कोई भी एक कैंडी है इस तरह की, और आप इसको जो है वो खा रहे हो, ईटिंग और जो आपके पास ये फूड है, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितना ज़्यादा खाओगे इसकी जो आपके पास मिकदार है उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा खाओगे आपके पास जो खाना है वो उतना ज़्यादा कम होता जाएगा, या फिर इसकी जो मिकदार है वो उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन की एग्जांपल। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर जो हम लोग नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंस भी बन रहा है कि जितनी ज़्यादा किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, इस वाले अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो जितनी ज़्यादा किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, फ़र्ज़ करो कि पहले जो मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब कि इसकी 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर चेंज हो रही है। 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है ये अपनी इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब ये कि मैं इतनी फोर्स लगा रहा हूँ तो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊँ और फोर्स को 10 कर दूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग वैसे भी देखें तो यही होता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा बॉडी जो है वो तेज़ी से मूव कर रही होगी। डेली लाइफ के अंदर भी हम लोग यही देखते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे किसी चीज़ के ऊपर वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वाली चीज़ तो समझ में आती है। और ये वाली चीज़ क्या है, इन्वर्स रिलेशन कैसे हमारे पास मास का और एक्सेलरेशन का। फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपके पास 10 kg का ब्लॉक है। दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाई जा रही है। इसके अंदर भी 5 न्यूटन की फोर्स और इसके ऊपर भी 5 न्यूटन की फोर्स। तो बताओ दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेट कौन सी वाली बॉडी ज़्यादा करेगी।
या फिर एक्सेलरेशन किसके अंदर जो है वो ज़्यादा आएगी? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगी, और इस वाली बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा कम आ रही है? मास का फ़र्क है। यहाँ पे जो आपके पास मास है वो 2 kg है। मतलब क्या कि मास आपके पास जो है वो कम है, इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है सेम फोर्स के ऊपर, अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो। मास आपके पास अगर कम है, मास अगर आपके पास कम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और अगर आपने यहाँ पे मास बढ़ा दिया तो क्या हुआ? क्या चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो ये इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप बड़ी चीज़ कर दोगे या उसको मास के अंदर जो जितना ज़्यादा करते जाओगे तो सेम फोर्स के ऊपर आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा कम आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर कि उसको हिलाना या फिर उसको जो मूव करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ लें और उसके ऊपर आप खुद फोर्स लगाएं जितनी भी आपकी ताकत है, तो आप आसानी से उसको एक्सेलरेट कर देंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे इतना बड़ा कोई मास ला के आप जो है वो सामने रख दो तो उसको जो है वो आप बड़ी मुश्किल से हिला पाओगे सेम फोर्स के साथ, अपनी जो भी आपकी जो है वो ताकत है। जब उसके ऊपर आप लगाओगे तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम प्रोड्यूस होगी पिछले वाले के मुकाबले में। तो क्या हो रहा है कि अगर मास ज़्यादा आ रहा है तो एक्सेलरेशन आस्ते आस्ते कम होती जा रही है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास फाइनल जो है वो आपके पास फार्मूला बनता है, और वो सबको पता है कैसे बनता है, उसको यहाँ पे ना भी करें तो जो है वो हुआ है। ये फ़र्ज़ करो कि ये 1 है इक्वेशन और ये 2 है, और दोनों को कंबाइन करें। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 हमें क्या मिलता है कि एक्सेलरेशन जो है उसका रिलेशन कैसे बन रहा है? F/m, इस तरह से कंबाइन के बाद ये मिलता है हमें। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो एक कांस्टेंट का इजाफा करते हैं और इज इक्वल टू लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है वो 1 होता है, k होता है, और उस k की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। यहाँ पे बता दो कि ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। ये सब चीज़ें आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हो, तभी इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जा रहे। तो एक इज इक्वल टू का साइन लगाया, k की जगह जो है 1 पुट किया, F/m 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, F/m सीधा सीधा जो है वो लिख दो। और जब ये m यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास एक मशहूर फार्मूला बन जाएगा जो कि क्या है, F = ma, जिसकी मदद से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी बॉडी के ऊपर। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? मास और एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन पता है कि उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है और उस बॉडी का मास कितना है, तो आप उसकी मदद से फोर्स निकाल सकते हो कि उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, ये वाली जो फोर्स है ये बेसिकली नेट फोर्स होती है, जो हमने यहाँ पे देखी है, ये नेट फोर्स होती है। और नेट फोर्स का भी कॉन्सेप्ट जो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ। नेट फोर्स क्या होती है? एक्स्ट्रा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अगर लग रही है, फ़र्ज़ करो कि एक ब्लॉक है और उसके ऊपर एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है। ये आपके पास जो है वो 3 न्यूटन की है और ये आपके पास 10 न्यूटन की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बॉडी किस तरफ जाएगी, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ जो इसको इस तरफ खींच रहा है और यहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा हुआ जो कि इसको इस डायरेक्शन के अंदर खींच रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि लाजमी सी बात है ये वहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा है। तो कितनी ऐसी फोर्स होगी कि जो इसको इस तरफ खींच रही होगी? कितनी ऐसी फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड जो है वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा? तो वो आप बताओगे कि वो लाजमी सी बात है 7 न्यूटन होगा। कैसे? कि 3 न्यूटन ये भी तो लगा रहा है, ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो 3 न्यूटन ये भी तो कैंसिल आउट कर रहा है इसके 10 न्यूटन में से, तो 3 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे? 7 न्यूटन। ये जो 7 न्यूटन है ये आपके पास नेट फोर्स कहलाती है, ये आपके पास नेट फोर्स कहलाती है। और ये कैसे निकलती है? बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स। अब ये अगर किसी बॉडी के ऊपर लग रही होगी तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी। अगर बैलेंस हुई, मतलब ये कि यहाँ पे भी आपके पास 10 न्यूटन होगी तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएंगी, ये रेस्ट के अंदर चला जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। अनबैलेंस फोर्स का होना लाजमी है।
इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अनबैलेंस होगी तभी इसके अंदर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और ये इस तरह से जाएगा। तो ये था आपके पास सेकंड लॉ। और अब आखिरी लॉ जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी छोटा सा लॉ है और आप लोगों ने जो है वो बचपन में भी अपना पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, और मैट्रिक के अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करके आए हैं उसको अपनी वीडियोस के अंदर भी, और आपने अपने स्कूल वगैरह के अंदर भी उसको जो डिस्कस किया होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा और आखिरी लॉ मोशन के ऊपर जो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे या फिर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट की बात की जाए तो सबको पता होगा क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। या फिर आपको वर्डिंग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मिलेंगी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से या फिर नोट्स के अंदर। कुछ भी वर्डिंग हो, बात सबके अंदर यही होती है, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वो वाली भी हो सकती है। ये भी लिख सकते हो कि टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के ऊपर जो है देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का जो है वो रिएक्शन होता है। और ये इन टर्म्स ऑफ जो है फोर्स बात की जा रही है कि आप एक्शन के अंदर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वो एक्शन वाली फोर्स होगी, तो लाजमी तौर पे आपके ऊपर भी एक रिएक्शन की फोर्स लग रही होगी, उसे हम लोग जो रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और वो अपोजिट फोर्स होती है। और इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है जो आपकी मैट्रिक क्लास के अंदर एग्जांपल थी, वही वाली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास जो है वो एक टेबल पड़ी हुई है ये आपके पास बुक पड़ी हुई है किसी टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर एक वेट की फोर्स होती है जो कि नीचे की तरफ लग रही होती है, जो कि हर एक बॉडी के ऊपर लग रही होती है। वेट की फोर्स जो है वो हर एक बॉडी के ऊपर लग रही होती है। तो ये अगर फोर्स इस बॉडी के ऊपर या इस बुक के ऊपर लग रही है तो ये नीचे क्यों नहीं आ रही, या फिर ये वाली जो फोर्स है ये एज अ एक्शन है, ये आपके पास एक्शन है, और चूंकि आपने इस बुक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ये टेबल क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो कि ये वाली जो फोर्स है ये इस टेबल के ऊपर लगा रहे हो, जो वेट की फोर्स है ये इस टेबल के ऊपर लगेगी, और ये जो टेबल है क्या करेगी, रिएक्शन के अंदर अपनी एक रिएक्शन फोर्स इस बुक के ऊपर लगाएगी जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी। जितनी वेट की फोर्स है, फ़र्ज़ करो कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये जो रिएक्शन की फोर्स टेबल इसके ऊपर लगाएगी ये भी 10 न्यूटन होगी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये वाली जो आपके पास फोर्स लगेगी टेबल की तरफ से एज अ रिएक्शन, ये इक्वल होगी मैग्नीट्यूड के अंदर बट अपोजिट होगी इन डायरेक्शन। और अगर एक और चीज़ हम लोग देखें तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास रूफ़ है जो कि बेसिकली आगे आपको काम भी आएगा, हमारे जो आगे पुली के केसेस है उनके अंदर ये चीज़ जो काम भी आएगी, तो यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रूफ़ है और इसके साथ जो हमने एक स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बांधा हुआ है, धागा बांधा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो इस ब्लॉक की जो वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, इस ब्लॉक की जो वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, और ये आपके पास क्या होगा, एक्शन होगा, ये आपके पास ज़्यादा एक्शन लग रही है। और फ़र्ज़ करो कि ये 7 न्यूटन है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इस धागे के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर एक रिएक्शन फोर्स जो है वो जनरेट होगी, इसे हम लोग टेंशन की फोर्स बोलते हैं। और ये आपके पास क्या होती है, ये एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि किसके एक्शन में लगती है, जब हम इस धागे को जो है वो रूफ के साथ अटैच करें या फिर बांध के रखें और ब्लॉक को सस्पेंड करवा दें, तो उसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ लगेगी जो कि एक्शन होगा, और ये धागे के अंदर जो है एक टेंशन की फोर्स जनरेट होगी जो कि रिएक्शन फोर्स होगी, और सेम मैग्नीट्यूड के अंदर होगी, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन आपके पास अपोजिट होगी। और अगर और एग्जांपल्स देखें तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको बचपन में भी दी होंगी टीचर्स ने, और आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी होंगी कि जब भी हम लोग बॉल दीवार के ऊपर मारते हैं तो हम यहाँ से फोर्स लगा रहे होते हैं दीवार के ऊपर, जैसे ही वो बॉल जाके दीवार को हिट करती है, अब जितनी फोर्स से इसने दीवार को हिट किया है उतनी ही फोर्स दीवार भी इस बॉल के ऊपर लगाएगा, और ये वापसी उसी फोर्स के साथ या उसी स्पीड के साथ जो वापसी हमारे पास आएगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन की एक एग्जांपल है।
इसी तरह हम लोग जो है वो जब चल रहे होते हैं तो वॉक करते वक्त हम लोग अपने पाँव से अर्थ को पीछे की तरफ जो है वो धकेल रहे होते हैं, पीछे की तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, और ये हमारा क्या एक्शन है, हम अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। और एज अ रिएक्शन अर्थ क्या करता है कि हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है। हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और इसी तरह से जो है हम लोग, इसी वजह से हम लोग चल रहे होते हैं अर्थ के ऊपर। तो ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, और इतना मेरे ख्याल से जो है बहुत है इस न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए। और आज हमने तीनों लॉज जो थे वो न्यूटन की दोबारा से जो है वो डिस्कस कर लिए। और फिर आगे जो हमारे अगला जो टॉपिक है वो टेंशन वाला टॉपिक है, उसके 2 केसेस हैं पुली वाले, और वो भी बेसिकली हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर जो है वो कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है उन्हें हमने थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो कि शायद इलास्टिक कोल्यूजन वगैरह वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।